सो आई वॉज गिविंग द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। मैंने अपना चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो क्लियर किया था वो 2015 में क्लियर किया था। एंड मेरे जो कोर सब्जेक्ट्स है बच्चों, वो है एक तो एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि मैं सीए स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। एंड जो मेरा सेकेंड एक्सपर्टाइज सब्जेक्ट है दैट इज टैक्सेशन, जो मैं सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल पे पढ़ाता हूँ। अभी आप लोगों की क्लास लगी होगी एंड आपको श्रेयांश सर ने शायद पहले लॉ पढ़ाया होगा। मेरा सब्जेक्ट भी है दोस्तों, फर्स्ट ग्रुप के अंदर एग्जिस्ट करता है, जिसका कि नाम है टैक्स लॉस। आप लोगों ने सुना होगा इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत। 100 मार्क्स का ये सब्जेक्ट है एंड ये सब्जेक्ट जो है दोस्तों कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव है, कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव है। लेकिन याद रखिएगा, बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं सब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जी हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 नेगेटिव मार्क्स होते हैं, 0.25 आर नेगेटिव। यानी अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपके 1 मार्क्स गए दोस्तों। अगर आपको ग्रुप 1 क्लियर करना है तो ग्रुप 1 क्लियर करने के अंदर बहुत हेल्प करता है आपका ये टैक्स लॉ वाला सब्जेक्ट, क्योंकि इसके अंदर आपको स्कोर करना काफ़ी आसान है, बहुत आसान होता है। देखो, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो ज़्यादा लैंग्वेज, ज़्यादा लिखने का लोड नहीं होता है। अगर आपको मेन मेन क्रक्स बातें याद होती तो आप इजीली इस एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, राइट। देखो, होता ये है कि मैक्सिमम स्टूडेंट ये सोचते हैं कि जो टैक्स लॉ होता है वो सीए वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सीएस वालों के लिए कम इंपॉर्टेंट होता है, सीएस वालों के लिए कंपनी लॉ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बट दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। टैक्सेशन लॉज भी आप लोगों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट रहने वाला है जब आप रियल वर्ल्ड में प्रैक्टिस करेंगे। आज की तारीख में ऐसा नहीं रहा है कि सिर्फ टैक्स लॉज के अंदर जो प्रैक्टिस करते हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होते हैं। कंपनी सेक्रेटरी भी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं टैक्स लॉज के अंदर। तो बच्चों, आप लोगों को इस सब्जेक्ट को इस तरीके से नहीं पढ़ना है कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहेगा। एक तो एग्जाम पास करनी है, तो एग्जाम पास करने के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही सही। साथ ही साथ में अगर आपको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी काफ़ी कुछ अच्छा करना है, कंपनी लॉ के साथ आपके पास एडिशनल प्रैक्टिस एरिया भी होना चाहिए, एडिशनल नॉलेज होना चाहिए, तो वो टैक्स लॉज आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। दोस्तों, ये जो सब्जेक्ट होता है इसके बारे में आज हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा कुछ हम पढ़ेंगे नहीं, ज़्यादा कुछ हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेना हम स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, हम मेरे सब्जेक्ट का नाम है टैक्स लॉस। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूं, टैक्स को बाद में पढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय लॉस? व्हाई डू यू हैव लॉस? किसी के पास इसका आंसर है? क्यों हमारी दुनिया में लॉ एग्जिस्ट करते हैं? व्हाई डू वी हैव लॉस? एनीवन है किसी के पास इसका आंसर? क्या, क्यों हमारे पास, हमारी दुनिया में लॉ एग्जिस्ट क्यों करते हैं? फॉर डिसिप्लिन। अच्छा हाँ बच्चों, अगर लॉ नहीं होता तो बताओ क्या होता? मैं टैक्स लॉ की बात ही नहीं कर रहा हूं बच्चों, है ना। अपन एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं एंड यहां पर हम पढ़ रहे हैं कि व्हाई डू वी हैव लॉस। अगर बच्चों लॉ नहीं होता तो क्या करता? लॉ नहीं होता तो क्या होता? अगर लॉ नहीं होता तो सब अपने अपने हिसाब से क्या करते, बिहेव करते। अगर ट्रैफिक रूल्स नहीं होते तो क्या होता? तो सब लोग अपने अपने हिसाब से गाड़ियां चलाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्या होती, क्रिएट होती। तो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, लॉ होते हैं। यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए हमारे पास क्या होते हैं दोस्तों, लॉ होते हैं। एंड आपको ये बात पता होगी शायद, जब आपने फाउंडेशन के अंदर लॉ का बेसिक पढ़ा होगा। हमारे देश में 2 टाइप के मेजर लॉस है। एक तो होता है सिविल लॉ और एक होता है क्रिमिनल लॉ। वी हैव बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ लॉ। लॉ की 2 ब्रांचेस होती है, एक तो होती है सिविल लॉ और एक होती है क्रिमिनल लॉ वाली ब्रांच। अगर कोई क्राइम करता है एंड उसे पनिशमेंट देनी है, अगर कोई क्राइम करता है एंड उसे पनिशमेंट देनी है, तो फॉर दैट वी हैव गाइस क्रिमिनल लॉ। ठीक है, अगर आपने चोरी करी है, मर्डर किया है, तो इसके लिए कोई पनिशमेंट वगैरह डिसाइड करी गई है और उसके बारे में कुछ बातें कही गई है, तो वो क्रिमिनल लॉस के अंदर कही गई है। सिविल लॉस, बड़ा सिविल लॉज इसलिए बनाए गए हैं गवर्नमेंट ने, ताकि सोसाइटीज को एंड बिजनेस को अच्छे से गवर्न कर पाए। सिविल लॉज जो होते हैं बेसिकली वो सोसाइटी को एंड बिजनेस को गवर्न करने के लिए बनाए जाते हैं। क्रिमिनल लॉ इसलिए बनाए जाते हैं ताकि कोई क्राइम करेगा तो उसे क्या दिया जाएगा, पनिशमेंट दिया जाएगा। ठीक है, तो हमारा लेना कौन से लॉ से होगा?
आप खुद सोच के बताइए, आप जो कोर्स सेलेक्ट कर कर बैठे हो, आपका ज़्यादा लेना किससे होगा, सिविल लॉ से होगा या क्रिमिनल लॉ से होगा? सिविल लॉ। यस बच्चों, आपने कभी सुना भी होगा कि लोग सी एस प्लस क्या करते हैं, एलएलबी करते हैं, है ना। वो सी एस प्लस एलएलबी इज अ गुड ऑप्शन ऐसा बोलते हैं। वो उसका रीजन क्या है मालूम है? क्योंकि जब आप सी एस करते हो तो आपको सिविल लॉस के बारे में सिखाया जाता है, एंड जब आप क्या करोगे, एलएलबी करोगे, तो आपके वहां पर क्रिमिनल लॉस भी क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। तो आपको लॉ का एक एनहांस एक्सपीरियंस मिलेगा, एक ओवरऑल आपको जितने भी लॉ होते हैं उसका काफी ज्यादा नॉलेज हो जाएगा। तो अगर आप एलएलबी करते हो तो आपको क्रिमिनल लॉ की ज़्यादा बातें पढ़नी पड़ेगी, लेकिन हमारा सिविल लॉ से ही लेना देना है, हमारा क्रिमिनल लॉ से लेना देना नहीं है। एंड दोस्तों, सिविल लॉ में भी हमारा फोकस जो होता है, ऐसे लॉ जो बिजनेस को ज़्यादा क्या करते हैं, गवर्न करते हैं, उनसे होता है। सिविल लॉ की भी दो मेजर ब्रांचेस है। आपको पता है सिविल लॉ की दो मेजर ब्रांचेस है। सबसे पहली ब्रांच जो अगर होती है वो होती है मर्केंटाइल लॉ, मर्केंटाइल लॉस, एंड एंड एक होती है रेवेन्यू लॉ। अगर हम बात करते हैं सिविल लॉज की गाइस, तो सिविल लॉ की भी कितनी ब्रांचेस है, दो ब्रांचेस है। फर्स्ट इज मर्केंटाइल लॉ एंड सेकंड इज द रेवेन्यू लॉ। मर्केंटाइल लॉ क्या होता है, बिजनेस को गवर्न करने के लिए बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं गवर्नमेंट ने, तो वो सारे के सारे जो लॉज होते हैं वो मर्केंटाइल लॉज के अंदर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सुना होगा पार्टनरशिप एक्ट, फिर आप जो कंपनीज एक्ट पढ़ते हो, इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, है ना, और अगर हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो वो सारे जो एक्ट होते हैं बेसिकली मर्केंटाइल लॉज के अंदर आते हैं। तो मैं आप लोगों को बेसिक बता रहा था बच्चों लॉ के बारे में। लॉ इसलिए बनाए जाते हैं ताकि यूनिफॉर्मिटी आई पाए, ला पाए। लॉ को की दो टाइप की ब्रांचेस होती है, एक तो होती है सिविल लॉ और एक होती है क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ से हमारा लेना देना नहीं है। सिविल लॉ के अंदर बेसिकली हम बिजनेस को गवर्न करते हैं एंड सोसाइटी को गवर्न करते हैं। सोसाइटी वाला पार्ट भी हमारे लिए ज्यादा लेना देने वाला नहीं होता है। आप लोगों को जो कंपनी सेक्रेटरीज कोर्स में सिखाया जाता है वो होता है या तो मर्केंटाइल लॉस या तो रेवेन्यू लॉ। मर्केंटाइल लॉस में बिजनेस को गवर्न, पार्टनरशिप को गवर्न करने के लिए लॉ, पार्टनरशिप एक्ट, है ना, कंपनीज एक्ट, एलएलपी एक्ट, ऐसे बहुत सारे एक्ट दोस्तों यहाँ पर क्या किए गए हैं, फ्रेम किए गए हैं, जो आप लोगों को पढ़ना होगा, है ना। प्रोविडेंट फंड एक्ट, ऐसे बहुत सारे एक्ट यहाँ पर आपको पढ़ाए जाएंगे। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, दिस आर द मर्केंटाइल लॉस गाइस। इस पार्ट से भी मेरा लेना देना नहीं है, ये आपकी सीएस में है लेकिन मेरा देना नहीं है। मेरा लेना देना जो पार्ट से है वो है रेवेन्यू लॉस। फॉर मी द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ द लॉ इज द रेवेन्यू लॉ। क्यों रेवेन्यू लॉ इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो दोस्तों, हमारा देश जो है वो टैक्स हेवन नहीं है। टैक्स हेवन उन कंट्रीज को बोलते हैं जहां पर टैक्सेशन नहीं होता। टैक्स हेवन उन कंट्रीज को बोलते हैं जहां पर टैक्सेशन नहीं होता। जैसे आपने सुना होगा कभी दुबई में टैक्स वगैरह बहुत कम है। क्यों? क्योंकि उनकी जो इकोनॉमी होती है वो किसी और चीज से चल जाती है। स्विट्जरलैंड की हम बात करते हैं तो स्विट्जरलैंड के अंदर भी आपको टैक्सेशन कम ही मिलने गया, क्योंकि वहां पर टूरिज्म से उनकी इंडस्ट्रीज, उनकी जो भी उनकी इकोनॉमी है वो चल जाती है। मलेशिया की अगर हम बात करते हैं, मॉरिशस की हम जो बात करते हैं, इनको टैक्स हेवन बोलते हैं। लेकिन दोस्तों हमारा देश एक ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा जो चीज है वो है पॉपुलेशन। सबसे ज्यादा जो चीज है दोस्तों वो क्या है? पॉपुलेशन। पैसे कमाने का ऐसा कोई साधन नहीं है हमारे देश में कि जिसको हम क्या कर पाए, जिसको हम एक्सपोर्ट कर पाए, बहुत सारा पैसा अर्न कर पाए। हम जो भी, जिसके भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, इवन हम वीट के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन दी वर्ल्ड है, लेकिन स्टिल हम वीट को क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि खाने वाले इतने, हमें जिन चीजों को एक्सपोर्ट करना था वही चीजें हमें क्या करनी पड़ रही, दोस्तों इंपोर्ट करनी पड़ रही। तो हमारा रेवेन्यू जो है बहुत कम है, हमारे देश की इनकम बहुत कम है। तो सरकार ने क्या कर रखा है? रेवेन्यू लॉज बना रखे हैं ताकि सरकार आप लोगों से क्या कर पाए? टैक्सेशन कलेक्ट कर पाए। एंड हमारे देश में दो टाइप के लॉज होते हैं। इन अवर कंट्री देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉज। एक होता है डायरेक्ट टैक्स लॉज और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स लॉज। यस गाइस, यही मेरा सब्जेक्ट रहेगा। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो ये मेरा सब्जेक्ट है वो कहाँ पर स्टैंड करता है। तो मेरा जो सब्जेक्ट है वो है टैक्स लॉज। मैंने आपको सबसे पहले बताया कि लॉ क्या होता है। तो लॉ बेसिकली यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए बनाए जाते हैं हमारे देश में, या अगर हम बात करते हैं पूरी दुनिया में भी, तो दो टाइप के ही मेजर लॉ होते हैं। एक तो होता है सिविल लॉ, एक होता है क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ के भी दो टाइप्स के लॉ होते हैं, एक तो होता है मर्केंटाइल लॉ और एक होता है रेवेन्यू लॉ।
रेवेन्यू लॉ गवर्नमेंट इसलिए बनाती ताकि वो पैसा अर्न कर पाए इकोनॉमी को रन करने के लिए, देश को रन करने के लिए। रेवेन्यू लॉ दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स लॉस और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स लॉस। एंड बच्चों ये दोनों ही हमें पढ़ने हैं अपने सिलेबस में, दोनों हैं। कोई मुझे कहेगा बताएगा कि व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स लॉस, डायरेक्ट टैक्स लॉस क्या होते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स लॉस क्या होते हैं? इतना बेसिक तो आप सब लोगों को पता होगा बच्चों। अच्छा मुझे बताओ जीएसटी क्या है, व्हाट इज जीएसटी, अगर आपने कभी सुना हो जीएसटी। हाँ, डायरेक्ट टैक्स लॉस के अंदर इनकम टैक्स आता है, और इनडायरेक्ट टैक्स लॉस के अंदर क्या आता है, जीएसटी। अच्छा बच्चों एक बात याद रखिए, हम लोग कम्युनिकेट करते रहेंगे, बातचीत क्या होता है, बातचीत भले ही हम लोग अभी वर्चुअली है ना, लेकिन हम कम्युनिकेट करते रहेंगे, चैट्स के थ्रू आप कम्युनिकेट करते रहो, जितना ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेशन होता है ना, उतनी ज़्यादा चीज़ें समझ में आती है ना। तो टेंशन मत लो, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। आप मेरे से बिल्कुल फ्रेंडली तरीके से रह सकते हो, कोई इशू नहीं होने वाला है उससे। आपको जो चीज़ है शेयर करना है, जो चीज़ शेयर करनी है, जो चीज़ बोलना है, बिंदास बोलिए, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना। हमेशा कम्युनिकेट करिए, हर कोई कम्युनिकेट करेगा तो बहुत मज़ा आता है। अभी तो आज शायद आप लोगों को पहला दिन है, तो आप लोग थोड़ा सा क्या कर रहे होंगे, घबरा रहे होंगे, बट वो घबराहट धीरे धीरे आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हमारा कम्युनिकेशन बहुत ही स्मूथ रहेगा, बहुत मजा आता है ऐसे कम्युनिकेट करते पढ़ते। मैंने बहुत बार देखा भी है कि फिजिकली बच्चे इतने डाउट नहीं पूछते जितने लाइव क्लासेस में डाउट पूछते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिए इधर, एक होता है इनकम टैक्स और एक होता है जीएसटी। अच्छा मैं आपसे पूछूंगा कि इनडायरेक्ट टैक्स लॉस क्या होते हैं। तो ऐसे टैक्स लॉस जिसमें दो चीज इंपॉर्टेंट होती है, एक तो होता है लाइबिलिटी और एक होता है बर्डन। अब ध्यान से सुनना, इनडायरेक्ट टैक्स लॉस किसको बोलते हैं? ऐसे टैक्स लॉस जिसमें लाइबिलिटी टू पे टैक्स किसी दूसरे पर्सन के हाथ में होती है एंड उसका बर्डन किसी और पर्सन के हाथ में होता है, तो उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स लॉस। लाइबिलिटी कोई और के पास है लेकिन बर्डन किसी और के पास है। जैसे अगर हम बात करते हैं जीएसटी, तो दोस्तों होता क्या है कि आप किसी शॉप पर जाते हो, से आपने कोई मोबाइल फोन परचेस किया, और मोबाइल फोन परचेस किया और आपने मोबाइल फोन का पेमेंट किया और जीएसटी का पेमेंट करेंगे, साथ में मोबाइल फोन है जीएसटी का पेमेंट किया। तो गवर्नमेंट के पास किसने जमा किया? गवर्नमेंट के पास तो जमा किया शॉपकीपर ने। तो लाइबिलिटी टू पे टू द गवर्नमेंट इज इन द हैंड्स ऑफ द शॉपकीपर। लाइबिलिटी किसके पास है? शॉपकीपर के पास। लेकिन मुझे बताओ कि क्या ये पेमेंट शॉपकीपर ने अपनी जेब से जमा किया या फिर उसका बर्डन आप लोगों पर था? क्या आप लोगों से कलेक्ट करके जमा किया नहीं किया? क्या आप लोगों से कलेक्ट करके जमा किया नहीं किया बच्चों? तो बर्डन जो होता है वो किसके ऊपर होता है? कस्टमर पे होता है। बर्डन इज ऑन दी कस्टमर, है ना। तो याद रखिए, इनडायरेक्ट टैक्स लॉस और दोज टैक्स लॉस जहां पर लाइबिलिटी जो होती है वो होती है किसी और पर्सन पे, बर्डन भी क्या होता है? किसी और पर्सन पे। इसका मतलब ये हुआ कस्टमर से कलेक्ट करके गवर्नमेंट के पास पे कर दिया, तो गवर्नमेंट के पास इनडायरेक्टली तो कस्टमर ने ही पे किया, डायरेक्टली तो किसने पे किया? अगर आप देखोगे डायरेक्ट तो पेमेंट शॉपकीपर ने किया, लेकिन वो डायरेक्टली शॉपकीपर ने अपनी जेब से नहीं किया, कस्टमर से कलेक्ट करके किया। जैसे अगर आप लोग अभी कोचिंग की फीस डिपॉजिट करेंगे, तो दोस्तों व्हाट विल हैपन इन दैट केस कि फीस के साथ क्या लिया जाएगा? जीएसटी लिया जाएगा, ठीक है। फीस हम अपने पास रख लेंगे, जीएसटी हम गवर्नमेंट के पास क्या कर देंगे दोस्तों? डिपॉजिट कर देंगे। तो हुआ ये कि आपसे लेकर गवर्नमेंट के पास क्या कर दिया? जमा। तो लाइबिलिटी इज ऑन द नाटा एकेडमी बट बर्डन इज ऑन द स्टूडेंट्स, दैट इज कॉल्ड एज द इनडायरेक्ट टैक्स लॉस। फिर एक होता है डायरेक्ट टैक्स लॉस। देखो डायरेक्ट टैक्स लॉस में क्या होता है पता है? डायरेक्ट टैक्स लॉस में लाइबिलिटी और बर्डन दोनों सेम पर्सन पर होता है। लाइबिलिटी एंड बर्डन इज ऑन द सेम पर्सन। इसका मतलब यह है दोस्तों, जैसे मैंने इनकम अर्न करी, मुझे फीस मिलेगी तो मेरी इनकम होगी, तो इनकम जब मेरी इनकम हुई तो मैं एक्सपेंसेस वगैरह माइनस करूंगा, उससे मेरे को प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट के ऊपर मैं क्या करने वाला हूं दोस्तों? टैक्स पे करने वाला हूं। आई विल पे टैक्स ऑन द प्रॉफिट, दैट इज द इनकम टैक्स। अब मुझे बताओ, इसकी लाइबिलिटी तो मेरे ऊपर ही है, लाइबिलिटी तो सागर सर पे ही है,
क्या मैं आपसे मेरा इनकम टैक्स कलेक्ट कर सकता हूं कि बच्चों लाओ आप अपनी फीस के साथ में जीएसटी भी दो और इनकम टैक्स भी दो? नहीं बच्चों, इसका बर्डन भी मुझे ही उठाना है, इसका बर्डन भी सागर सर पे ही रहने वाला है। तो व्हाट विल हैपन इन दिस केस, ऐसे टैक्स लॉज जहां पर लाइबिलिटी एंड बर्डन दोनों सेम इंसान पे होता है तो उसे मैं कहता हूं डायरेक्ट टैक्स लॉ। आई बात समझ में? ठीक है, चलो हमेशा सीक्वेंस में याद करते चलना हर चीज़ों का कोई ना कोई रेलेवेंस होता है दोस्तों। हम बहुत बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया लॉज, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए बनाए जाते हैं। लॉ दो टाइप के होते हैं, एवरीवन साथ में याद भी करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थ्योरी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि इसको बार बार रिकॉल करके हमें याद भी करना है। माई स्टाइल ऑफ टीचिंग विल बी लाइक दिस गाइस, मैं हमेशा याद करवाने की भी कोशिश करता हूँ। मैं बहुत बार चीज़ें रिपीट करता हूँ, इससे आप लोगों को क्लास में ही बहुत सारी चीज़ें क्या हो जाएगी बच्चों याद। तो सिविल लॉज एंड द क्रिमिनल लॉज। सिविल लॉ की दो पार्ट, एक तो होता है मर्केंटाइल लॉज, एक होता है रेवेन्यू लॉ। देश को चलाने के लिए, इकोनॉमी को चलाने के लिए गवर्नमेंट नीड्स मनी। वो मनी कहाँ से आएगा दोस्तों? या तो हमारे पास कोई ऐसी चीज होती जिससे कि हम बहुत सारा, या हमारे पास यूरेनियम होता है ना, तो हम लोग दूसरे देशों को यूरेनियम बेचते एंड यूरेनियम बेचकर हम पैसा क्या कर लेते, अर्न कर लेते। हर लोगों को आजकल न्यूक्लियर प्लांट की जरूरत है, उनकी इकोनॉमी उनसे, हमारी देश की इकोनॉमी उनसे चल जाती। लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। सोने की चिड़िया कहते थे लेकिन अब सोने की चिड़िया नहीं रहा है दोस्तों। तो हमारे देश को चलाने के लिए व्हाट वी नीड मनी। वो मनी कहाँ से आने वाला है? टैक्स के थ्रू आने वाला है। तो टैक्स आप लोगों से कलेक्ट किया जाता है। अब देखो अल्टीमेटली कलेक्ट तो अपन लोगों को ही टैक्स देना है। अल्टीमेटली अपन लोगों जो फाइनल कस्टमर्स वगैरह होते हैं उन लोगों को ही क्या देना होता है? टैक्स देना होता है। अब टैक्स दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स लॉस, एक इनडायरेक्ट टैक्स लॉस। डायरेक्ट टैक्स लॉस में होता यह है, डायरेक्ट टैक्स लॉस में होता यह है कि लाइबिलिटी एंड बर्डन ऑन द सेम पर्सन, है ना, जैसे कि इनकम टैक्स। एंड जीएसटी के अंदर क्या होता है? लाइबिलिटी एंड बर्डन जो होता है वो डिफरेंट पर्सन पर होता है। लाइबिलिटी इज ऑन द शॉपकीपर एंड बर्डन इज ऑन द कस्टमर। नाउ गाइस अगर हम बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट की, तो टैक्स लॉस में मैं आपको डीटी भी पढ़ाऊंगा एंड मैं आपको आईडीटी भी पढ़ाऊंगा। दोस्तों डीटी भी 50 नंबर का है एंड आईडीटी भी 50 नंबर का है। ये दोनों हमें पढ़ने हैं, दोनों 50-50 मार्क्स के होंगे। एंड जब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स लॉस की, तो इनडायरेक्ट टैक्स लॉस के अंदर हमको दो टैक्स लॉ पढ़ने होते हैं। एक तो पढ़ना होता है जीएसटी और एक पढ़ना होता है कस्टम्स। और डायरेक्ट टैक्स लॉस के अंदर वी हैव इनकम टैक्स, वी हैव मार्किंग देख लो तो इनकम टैक्स पूरे 50 नंबर का है, जीएसटी जो है दोस्तों 45 नंबर का पूछते हैं एंड कस्टम जो होता है जनरली देखा गया है कि 5 नंबर का एग्जाम में आता है। ठीक, ये आप लोगों का सिलेबस रहेगा। अब बात ही आती है कि सर हमारे देश में ये तीन ही टैक्स लॉज हैं बेसिकली। अगर मेजरली हम बात करें तो इनकम टैक्स, जीएसटी एंड कस्टम। मेरा आपसे ये मानना पूछना है कि क्या सरकार किसी भी मैटर पे टैक्स लगा सकती है? क्या सरकार किसी भी मैटर पे टैक्स लगा सकती है? जरा सोच के बोलना। क्या गवर्नमेंट हैज पावर टू इंपोज टैक्स ऑन एनी मैटर? अच्छा ठीक है, किसी का आंसर आया यस। अदिति ने बोला यस, गवर्नमेंट कैन इंपोज टैक्स ऑन एनी मैटर। मतलब अभी एक पावन पर्व आने वाला है बच्चों, एक पावन पर्व आने वाला है 14 फरवरी। तो गवर्नमेंट क्या ऐसा लॉ बना सकती है पावन पर्व पर बाहर घूमने पे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ में टैक्स देना पड़ेगा? क्या ऐसा लॉ बनाया जा सकता है कि जो भी बजरंग दल वाले परेशान नहीं करेंगे? बजरंग दल वाले कोई परेशान नहीं करने वाला, आप आराम से घूमो, कोई इशू नहीं होगा। बस घर से निकलने के पहले, साथ में घूमने से पहले आपको गवर्नमेंट के पास टैक्स जमा करना है। बोलो बच्चों, क्या ऐसा हो सकता है? क्या कल से गवर्नमेंट बोल देगी सांस लेने पे टैक्स? फिर आप ये अभी आपने बोला सर गवर्नमेंट किसी मैटर पे टैक्स बना सकती है, तो आपने यस बोल दिया। ऐसा कैसा यस बोल दिया? गवर्नमेंट कैन नॉट इंपोज टैक्स ऑन एनी मैटर गाइस, वेरी सिंपल। अच्छा तो सर गवर्नमेंट को रोकता कौन होगा? गवर्नमेंट को रोकता कौन होगा किसी भी मैटर पे टैक्स बनाने के लिए? एनी आइडिया गाइस? एनी आइडिया? गवर्नमेंट को कौन, आ गया आंसर, आ गया नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं बच्चे।
हमारे देश में एक सुप्रीम लॉ है, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। हमें सारा बेसिक पता होना चाहिए बच्चों, सारा बेसिक, कि कोई भी लॉ बन सकता है तो वो किस पे डिपेंड करेगा, जो भी लॉ बन सकता है वो डिपेंड करेगा किस पे, हमारे देश के संविधान पे। क्या होता है, हमारे संविधान में लिखा है किस मैटर पे लॉ बन सकता है, किस मैटर पे लॉ नहीं बन सकता, किस मैटर के ऊपर टैक्स लग सकता है, किस मैटर के ऊपर टैक्स नहीं लग सकता। कहां लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि हु गिव्स पावर टू इम्पोज टैक्स, पावर कहां से आता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन से। चलिए, हु गिव्स पावर्स टू इम्पोज टैक्स, तो दोस्तों कहीं ना कहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा ना कि इनकम टैक्स लगा सकते हैं, जीएसटी वगैरह लगा सकते हैं। तो यस गाइस, कॉन्स्टिट्यूशन में 100% लिखा हुआ है कि इनकम टैक्स लगा सकते हैं, जीएसटी लगा सकते हैं, कस्टम ड्यूटी लगा सकते हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है वो बाद में पढ़ेंगे। चलिए, दिस वॉज दी फर्स्ट क्वेश्चन। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में पावर है टैक्स लॉ लगाने का, कॉन्स्टिट्यूशन में पावर है टैक्स लॉ लगाने का, तो मुझे बताओ कि लॉ जो है, टैक्स लॉ जो है वो बनाता कौन है? टैक्स लॉ जो है वो बनाता कौन है? एनी आइडिया गाइस? पावर तो कॉन्स्टिट्यूशन से आ गया, लेकिन बनाएगा कौन टैक्स लॉ? एनीवन? पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट नहीं बचे। आपको थोड़ा सा, जिन लोग सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं उनको बिल्कुल अभी आइडिया नहीं है। आप लोगों को बहुत चीजें सीखने को मिलेगी बच्चों, है ना, ये बेसिक लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको पूरी हायरार्की पता चलेगी। एक बात समझो, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि जो लॉ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। इज इट राइट? लॉ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है? बच्चों बहुत गलत है। लॉ कौन बनाता है आपको मालूम है? लॉ जो बनाते हैं वो बनाती है पार्लियामेंट। तो कहीं नोट डाउन करके रखना, काम आएगा फ्यूचर में। पावर टू मेक लॉ, पावर टू मेक लॉ कहां से आता है? कॉन्स्टिट्यूशन से। ये सब लिख के रखो, आपको सारा रोल पता चलेगा। व्हाट इज द रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, व्हाट इज द रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द रोल ऑफ पार्लियामेंट, व्हाट इज द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सब आपको पता चलेगा। लॉ के बारे में बेसिक पता होगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पावर टू मेक लॉ, फिर हु मेक्स द लॉ, लॉ बनाता कौन है? दोस्तों लॉ बनाने वाली होती है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो होती है वो लॉ बनाती है। अच्छा, पार्लियामेंट लॉ कैसे बनाती है, किसी को आइडिया है? एनीवन हैविंग एनी आइडिया पार्लियामेंट लॉ कैसे बनती? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले तो क्या होता है, बिल बनाते हैं। वो बिल को पास करवाना पड़ता है, कहां पर? लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। तो पहले लोकसभा में पास करा लो, पहले राज्यसभा में पास करा लो, या पहले राज्यसभा में पास करा लो, पहले लोकसभा में पास करा लो, दोनों जगह पास, फिर आखिरी के अंदर प्रेसिडेंट की क्या लगती है? अप्रूवल। प्रेसिडेंट क्या करता है दोस्तों? अप्रूवल दे देता है। तो जो ये बिल होता है वो क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। जो ये बिल होता है वो क्या बन जाता है? एक्ट। तो लॉ कैसे बनता है, क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? लॉ कैसे बनता है, पढ़ा था कभी कि नहीं पढ़ा था? आप पहली बार ही पढ़ रहे हैं। तो लॉ बच्चों बनाती है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट यानी कौन? लोकसभा, राज्यसभा। पहले वो बिल पेश करते हैं, फिर उसके ऊपर वोटिंग होती है, लोकसभा में पास होता है, राज्यसभा में पास होता है, उसके बाद प्रेसिडेंट की क्या मिलती है? अप्रूवल। उसके बाद ही जो बिल है वो क्या बन जाता है? एक्ट। पढ़ा था बिल्कुल। चलिए, अच्छा, तो मेरे 3 क्वेश्चन हो गए राइट नाउ, कि पावर टू मेक लॉ तो कॉन्स्टिट्यूशन से आया, हु मेक द लॉ तो पार्लियामेंट आया, हु is ultimately responsible, who is ultimately responsible, next question, for smooth governing of law। मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, who is ultimately responsible for smooth governing of law?
लॉ की स्मूथ गवर्निंग के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? लॉ की स्मूथ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आ गया एक आंसर आ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखो आपको सबका रोल पता चलेगा कि भाई बनाने का पावर कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन। बनाता कौन है? पार्लियामेंट। चलाता कौन है? एवरीवन, चलाता कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो लॉ पास करने का पावर पार्लियामेंट के पास यानी प्रेसिडेंट के पास है, एंड जो रूलिंग पार्टी होती है, रूलिंग पार्टी दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट यानी प्राइम मिनिस्टर। सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड कौन होता है दोस्तों? प्राइम मिनिस्टर। तो कोई भी लॉ के प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन का काम जो होता है वो किसका होता है? प्राइम मिनिस्टर का होता है। अभी तक हमारी जो बेसिक की बातें थी वो यहां स्टैंड करती है। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको पावर दिया, पावर का यूज करते हुए लॉ बन गया। लॉ बनाया किसने? पार्लियामेंट ने। फिर उसको चलाया किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी प्राइम मिनिस्टर ना। मुझे एक बात बताओ बच्चों, प्राइम मिनिस्टर के पास कितना सारा काम होता होगा? प्राइम मिनिस्टर के पास कितना सारा काम होता होगा? क्या प्राइम मिनिस्टर सिर्फ यही देखते रहते हैं दिन भर कि इनकम टैक्स से कितना पैसा आया, या फिर जीएसटी से कितना पैसा आया? आई नो प्राइम मिनिस्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्निंग ऑफ लॉ, बट क्या प्राइम मिनिस्टर के पास यही काम है क्या, इनकम टैक्स और जीएसटी? तो दोस्तों प्राइम मिनिस्टर ने क्या कर रखा है? देखो, प्राइम मिनिस्टर ने अपने वर्क को डिवाइड कर रखा है। प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सारे डिपार्टमेंट बना रखे हैं। क्या कर रखे हैं? बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बना रखे हैं। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? टैक्स लॉ पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो आप मुझे बताओ कि टैक्स को गवर्न करने के लिए कौन सा डिपार्टमेंट है हमारे देश में? टैक्स को गवर्न करने के लिए दोस्तों देखो, मैंने इनकम टैक्स को गवर्न करने के लिए नहीं कहा है अभी। टैक्स को गवर्न करने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना दोस्तों, वो गई है फाइनेंस मिनिस्टर के पास, फाइनेंस डिपार्टमेंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट, एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो हेड है वो कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर। वो कौन है दोस्तों? फाइनेंस मिनिस्टर। सो मैं क्या बता रहा हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो क्या है? उसको गवर्न करने का पावर है, मतलब प्राइम मिनिस्टर को अल्टीमेटली उसको गवर्न करना है। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, प्राइम मिनिस्टर अकेला कुछ गवर्न नहीं कर सकता। मैं टैक्स लॉ की बात कर रहा हूं। जैसे अगर आपको श्रेयांश सर कंपनी लॉ पढ़ाएंगे दोस्तों, देयर इज द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है, तो वो एक अलग सेगमेंट हो गया। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अलग है, तो उसके मिनिस्टर्स जो होंगे दोस्तों वो क्या होंगे? अलग होंगे। मैं बात कर रहा हूं टैक्स लॉ के रेस्पेक्ट में। तो टैक्स लॉ को गवर्न करने के लिए जो डिपार्टमेंट है दोस्तों वो है फाइनेंस डिपार्टमेंट। एंड हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर राइट नाउ? फाइनेंस मिनिस्टर कौन है एवरीवन? आकांक्षा, वेदांत, युक्ता, हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर? गाइस गूगल मत करो यार। सर हमको नहीं पता, हमारे 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 सिलेबस में हम फाउंडेशन से आए, हम लोगों के CSWD नहीं था, हम लोगों को जनरल नॉलेज का नहीं है। भाई फाइनेंस मिनिस्टर कौन है बे? ये गूगल करना पड़ रहा है तुम लोगों को। निर्मला जी, निर्मला आंटी, निर्मला आंटी इज द फाइनेंस मिनिस्टर। निर्मला जी जो है वो क्या है? अपनी फाइनेंस मिनिस्टर है। तो प्राइम मिनिस्टर इज द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने अपना काम डेलीगेट कर रखा है यार। प्राइम मिनिस्टर इज ओवरबर्डन मैन। उन्होंने बोला कि निर्मला जी प्लीज टेक केयर ऑफ दी टैक्सेस। अच्छा, अब निर्मला जी भी दोस्तों यार, निर्मला जी भी इंसान है यार। निर्मला जी भी क्या एक साथ पूरे के पूरे इनकम टैक्स को, पूरे भारत देश के इनकम टैक्स को, जीएसटी को देख सकती है क्या? नहीं। तो निर्मला जी ने क्या कर रखा है? दो डिपार्टमेंट बना रखे हैं, दो बॉडी बना रखी है, दो बॉडी उन्हें स्टैब्लिश कर रखी है। वो होती है CBDT, कभी आपने नाम सुना होगा, और CBIC। दो बॉडी बना रखी है। देखो निर्मला जी ने बोला कि डायरेक्ट टैक्स को देखने के लिए एक बॉडी बना देती हूं जिसका कि नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, CBDT बोलते हैं बच्चों। दिस इज द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि निर्मला जी जो है डे टू डे अफेयर्स ऑफ इनकम टैक्स के अंदर या जीएसटी के अंदर ध्यान नहीं दे सकती, और वो अकेले पूरे देश के टैक्स को, सिस्टम को नहीं संभाल सकती। तो व्हाट शी हैज डन, शी हैज मेड टू डिपार्टमेंट्स,
सीबीडीटी एंड सीबीआईसी। सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। बच्चों क्या होता है सीबीआईसी? तो जो सीबीआईसी एंड सीबीडीटी जो होते हैं वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। वापस रिपीट कर रहा हूं, सीबीडीटी एंड सीबीआईसी, ये लोग जो होते हैं ये मिलकर क्या करते हैं दोस्तों, ये पूरे जो अफेयर्स होते हैं इनकम टैक्स एंड जीएसटी के उनको हैंडल करते हैं। अगर हम बात करते हैं सीबीडीटी की, तो दोस्तों सीबीडीटी के अंदर 6 मेंबर्स हैं। पढ़ेंगे इसके बारे में, मैं आपको पूरा लिखवाऊंगा, डोंट वरी, आज सिर्फ एक बेसिक बता रहा हूं। सीबीआईसी है ना, सीबीआईसी के अंदर 5 मेंबर्स हैं, इंक्लूडिंग चेयरमैन। एक चेयरमैन होता है, यहां पर भी एक चेयरमैन होता है, उस 5 में से एक चेयरमैन होगा एंड उस 6 मेंबर में से भी एक क्या होगा दोस्तों, चेयरमैन होगा। दैट विल हेल्प निर्मला जी इन स्मूथ गवर्निंग ऑफ द टैक्सेशन। डेलीगेट करते गए, है ना। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल इज प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर ने बोला मेरे पास बहुत काम है, निर्मला जी आप देखिए। निर्मला जी ने बोला मेरे पास भी बहुत सारे काम है, मैं देखूंगी, लेकिन मैं 2 डिपार्टमेंट बना देती हूँ। जो एक्सक्लूसिवली डायरेक्ट टैक्स को गवर्न करेगा वो है सीबीडीटी, और एक होता है सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। जीएसटी नहीं बच्चों, उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब आज हम पहले दिन बकवास नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पहला दिन है तो सर क्या करे, टाइम पास करे। सर टाइम पास नहीं करे, पहले दिन भी जो क्वेश्चन है कि सीबीडीटी के कितने मेंबर्स होते हैं, 6, सीबीआईसी में कितने मेंबर्स है, पूछा गया एग्जाम के अंदर। ठीक है, इसके बारे में और बेसिक बताऊंगा मैं आपको बाद में लिखवाऊंगा, डोंट वरी, अभी एक सिर्फ। ठीक है, अब दोस्तों क्या है सीबीडीटी एंड सीबीआईसी। अब बताओ ये 6 लोग मिलकर, ये 6 लोग, ये 5 लोग मिलकर दोस्तों, क्या आप सोच सकते हो कि पूरे देश के टैक्स सिस्टम को संभाल सकते हैं? ये 6 लोग इधर से डायरेक्ट टैक्स को संभाल सकते हैं, 5 लोग क्या इनडायरेक्ट टैक्स को संभाल सकते हैं? इम्पॉसिबल। इनने अपनी ऑफिसर्स की आर्मी क्रिएट कर रखी है, ऑफिसर्स की क्या कर रखी है, आर्मी क्रिएट कर रखी है। ये लोग मिलकर क्या करते हैं, देश को के टैक्सेशन को संभालते हैं, जो डे टू डे अफेयर्स होता है वो देखते हैं। तो अगर हम ऑफिसर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ऑफिसर में जो रैंक आता है वो आता है प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ टैक्स। अगर बच्चों देखो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, ये उनकी ऑफिसर्स की आर्मी है। इसका मतलब ये है, अगर मैं यहां पे बोल रहा हूं प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ टैक्स, तो अगर वो डायरेक्ट टैक्स होगा तो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ डायरेक्ट टैक्स कहलाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स होगा तो क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। फिर ये हाईएस्ट रैंक ऑफिसर होता है, इसके नीचे जो ऑफिसर होता है वो होता है चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, चीफ कमिश्नर ऑफ टैक्स। मैं टैक्स ही बोल रहा हूं, इनकम टैक्स नहीं बोल रहा हूं। जो भी टैक्स होगा वहां पर अपन डायरेक्ट टैक्स बोल सकते हैं या फिर इनडायरेक्ट टैक्स, जो भी हो अपन यूज कर सकते हैं। तो ये ऑफिसर्स की जरूरत पड़ती है दोस्तों, ये उनकी पूरी फौज है। तो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ टैक्स, चीफ कमिश्नर ऑफ टैक्स, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ टैक्स, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ टैक्स, चीफ हट गया है अब, है ना। पहले था प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ टैक्स, देन चीफ कमिश्नर ऑफ टैक्स। उनके नीचे की जो रैंक ऑफ ऑफिसर होते हैं वो होते हैं प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ टैक्स। फिर इसके नीचे जो ऑफिसर होते हैं दोस्तों वो होते हैं कमिश्नर ऑफ टैक्स, सीआईटी जिनको बोलते हैं, कमिश्नर ऑफ टैक्स, इन्हें हम कहते हैं कमिश्नर ऑफ टैक्स। ये तो बहुत ऊपर के रैंक के ऑफिसर्स हैं। उनके नीचे में आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या कर रहा हूं दोस्तों, रैंक्स बता रहा हूं। अगर हम कमिश्नर ऑफ टैक्स की जब बात कर लेते हैं तो उनके नीचे के जो ऑफिसर होते हैं वो होते हैं जॉइंट कमिश्नर ऑफ टैक्स, जॉइंट कमिश्नर ऑफ टैक्स, या फिर हम इन्हें एडिशनल कमिश्नर ऑफ टैक्स भी बोलते हैं। एडिशनल कमिश्नर ऑफ टैक्स भी बोलते हैं, जॉइंट कमिश्नर बोल दो, एडिशनल कमिश्नर। बच्चों जॉइंट कमिश्नर एंड एडिशनल कमिश्नर जो होते हैं वो सेम रैंक के ऑफिसर होते हैं, सेम रैंक के, मतलब दोनों की पोजीशन एकदम बराबर काउंट की जाती है। सर ये हमें क्यों बता रहे हो? बच्चों जब भी मैं आपको लॉ पढ़ाऊंगा मैं बोलूंगा कि इस ऑफिसर से नोटिस आया, तो आपको पता तो होना चाहिए ना बेसिकली हो क्या रहा है अपने सब्जेक्ट के अंदर। कौन है वो ऑफिसर जो नोटिस भेजते हैं, कौन है जो गवर्न करता है ना। व्हाट इज द रोल ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर, व्हाट इज द रोल ऑफ सीबीडीटी, तो वो हमको पता होना चाहिए, तब जाकर हम किसी भी टैक्स लॉ को इजीली समझ सकते हैं।
अच्छा, इसके नीचे जो होता है ना दोस्तों, जॉइंट कमिश्नर के नीचे इट इज डेप्यूटी कमिश्नर। या फिर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ टैक्स। डेप्यूटी कमिश्नर बोल दो या फिर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ टैक्स बोल दो, ये उनकी रैंक ऑफ ऑफिसर्स है। एंड इसके नीचे जो होता है दोस्तों फिर वो होता है आईटीओ, इनकम टैक्स ऑफिसर। इनकम टैक्स ऑफिसर, ये तो वही बात हुई, हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, हमें यही नहीं मालूम है कि टीआई कौन है, सब इंस्पेक्टर कौन है, कमिश्नर कौन है, एसपी कौन है ना, वी डोंट नो ऑल दोस थिंग, तो हम उस चीज़ को कभी अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। हमें ये पता होना चाहिए कि ये सारे रैंक्स ऑफ ऑफिसर्स होते हैं जो मिलकर क्या करते हैं, जो मिलकर पूरे टैक्स लॉ को गवर्न करते हैं। अच्छा, आईटीओ बोल दो या फिर जीएसटी के ऑफिसर बोल दो, है ना, वो सब यहाँ पर आते हैं। ये है आर्मी, एंड ये सब मिलकर देश के टैक्स लॉ को चला रहे हैं। ऑल दोज पीपल्स, ये सब क्या कर रहे हैं, देश को टैक्स लॉ को चलाते हैं। तो मैंने आपको आज सिंपल सा बेसिक बताया। कोई भी आपसे ये पूछ लेना कि क्या गवर्नमेंट के पास, एवरीवन, आप सब लोग आंसर देंगे, एक बार तो सब लोग सुन चुके हैं, क्या गवर्नमेंट किसी भी मैटर पे टैक्स लॉ लगा सकती है, तो आपका आंसर होगा नो। गवर्नमेंट उसी मैटर पे टैक्स लॉ लगा सकती है जो कहां पर लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन कोई आपसे ये पूछ ले कि टैक्स लॉ बनाता कौन है, या कोई सा भी लॉ बनाता कौन है, बनाता कौन है, बनाता कौन है, बनाता कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर पार्लियामेंट। तो दोस्तों याद रखना, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में बिल पास होता है, लोकसभा एंड राज्यसभा में प्रेसिडेंट की अप्रूवल के बाद जो बिल होता है वो क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। जो भी एक्ट बन गया है उसको गवर्न कौन करता है, उसको गवर्न करने की अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होती है दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, यानी प्राइम मिनिस्टर के पास। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर रखी है, टैक्स लॉ की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको डेलीगेट कर रखी है, फाइनेंस मिनिस्टर को, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी, ये रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन ये अकेली पूरे देश के टैक्स सिस्टम को नहीं संभाल सकती, तो निर्मला जी ने अपनी हेल्प करने के लिए, निर्मला जी ने नहीं, बेसिकली फाइनेंस मिनिस्टर बोलना चाहिए, फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी हेल्प करने के लिए दो बॉडी बना रखी है, दो स्टैट्यूटरी बॉडी बना रखी है। दोस्तों ये जो सीबीडीटी एंड सीबीआईसी है ना, सीबीडीटी एंड सीबीआईसी आर स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी। कोई मुझे बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैट्यूटरी बॉडी। एनीवन इन द क्लास। हाँ, जो किसी स्पेशल एक्ट से क्या करी गई है, फॉर्म की गई है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं आप लोगों को पेपर दिखा दूंगा पिछले के पिछले अटेम्प्ट का। एग्जाम में आया हुआ है कि सीबीडीटी कौन सी बॉडी है, सीबीडीटी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। क्यों, या फिर सीबीआईसी कौन सी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो किसी स्पेशल एक्ट से बनाई जाती है। आरबीआई इज अ स्पेशल बॉडी, आरबीआई के लिए एक्ट, एसबीआई स्टैट्यूटरी बॉडी। तो दोस्तों एक होता है सेंट्रल रेवेन्यू एक्ट, सेंट्रल रेवेन्यू एक्ट मैं लिखवाऊंगा बाद में, अभी मैंने कुछ लिखवाया नहीं आज आपको। सेंट्रल रेवेन्यू एक्ट बच्चों क्या बोला, हाँ एलआईसी की, बिल्कुल सही बोल रहे। सेंट्रल रेवेन्यू एक्ट है, उस एक्ट के वजह से दो बॉडी बनाई गई है, एक तो है सीबीडीटी और एक है सीबीआईसी। सीबीडीटी में कितने मेंबर्स होते हैं, 6 मेंबर्स होते हैं, एंड सीबीआईसी इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के अंदर 5 मेंबर्स होते हैं। इन सब के पास ऑफिसर्स ऑफ आर्मी होती है, ऑफिसर्स ऑफ आर्मी होती है। जो हाईएस्ट रैंक ऑफिसर होता है वो होता है प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, उसके नीचे चीफ कमिश्नर, देन प्रिंसिपल कमिश्नर, देन कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जॉइंट कमिश्नर एंड एडिशनल कमिश्नर सेम रैंक ऑफिसर, डेप्यूटी कमिश्नर एंड असिस्टेंट कमिश्नर, एंड द लोएस्ट रैंक पर्सन इज द टैक्स ऑफिसर्स। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, जो भी काम टैक्स ऑफिसर्स करेंगे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, डिप्यूटी कमिश्नर। जो भी डिप्यूटी कमिश्नर काम करेगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, जॉइंट कमिश्नर। जो भी जॉइंट कमिश्नर काम करेगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, कमिश्नर। जो भी कमिश्नर काम करेगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, प्रिंसिपल कमिश्नर।
जो भी प्रिंसिपल कमिश्नर काम करेगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? चीफ कमिश्नर। जो चीफ कमिश्नर काम करेगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर। जो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर काम करेगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? आइदर वो सीबीडीटी या फिर सीबीआईसी। सीबीआईसी एंड सीबीआईडी के लिए अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? जो भी काम करेंगे फाइनेंस मिनिस्टर। एंड फाइनेंस मिनिस्टर जो भी डिसीजन लेगी उसके लिए अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी ऑन दी प्राइम मिनिस्टर। कभी बोलते ना प्राइम मिनिस्टर से इस्तीफा मांग लेते हैं। हमने देखा होगा कुछ भी जरा सा कांड हो गया, कोई भी घपले हो गए तो प्राइम मिनिस्टर से इस्तीफा मांग लेते। क्यों मांग लेते? बोले साहब प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दो, निर्मला जी आप इस्तीफा दो। क्यों दो? क्योंकि भाई प्राइम मिनिस्टर ही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने ही निर्मला जी को अपॉइंट किया है, उनके परमिशन से ही क्या किया गया, अपॉइंट किया गया। तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? प्राइम मिनिस्टर की। ये हमारे देश का दोस्तों क्या है? टैक्स। तो चलिए आज हमने जो जो पढ़ा उसको फटाफट से समअप करते हैं। आज मैंने आपको पढ़ाया टैक्स लॉस। टैक्स लॉस के बारे में बेसिक। सबसे पहले आपको मैंने बताया लॉ क्या होता है। एवरीवन रिपीट करेंगे, याद भी करना है। लॉ यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए बनाए गए हैं। दो टाइप्स ऑफ लॉ होते हैं, एक तो सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ। कोई क्राइम करता है उसको पनिश करने के लिए क्रिमिनल लॉ, एंड सोसाइटी को एंड बिजनेस को गवर्न करने के लिए सिविल लॉ। सिविल लॉ की दो मेजर ब्रांचेस होती है, एक तो होती है मर्केंटाइल लॉ और एक होती है रेवेन्यू लॉ। अगर हम बात करते हैं किसकी, मर्केंटाइल लॉ की, तो वो बिजनेस को गवर्न करने के लिए बनाया गया है। पैसा कमाने के लिए जो ब्रांच बनाई गई है उसे कहते हैं रेवेन्यू लॉ। रेवेन्यू लॉ के अंदर दो टाइप के टैक्सेस आते हैं, एक तो डायरेक्ट टैक्स लॉ, एक इनडायरेक्ट टैक्स लॉ। दोनों ही हमें पढ़ने हैं, एक है 50 नंबर का, एक है 50 नंबर का। डायरेक्ट टैक्स लॉस के अंदर एक टैक्स पढ़ेंगे इनकम टैक्स, एंड यहाँ पर जीएसटी एंड कस्टम 45 मार्क्स एंड 5 मार्क्स। डायरेक्ट टैक्स लॉ क्या होते हैं? ऐसे टैक्स लॉस जहाँ पे लाइबिलिटी एंड बर्डन, एवरीवन, लाइबिलिटी इज बर्डन ऑन द सेम पर्सन, इट इज कॉल्ड एज द डायरेक्ट टैक्स लॉस। एंड जहाँ पे लाइबिलिटी एंड बर्डन ऑन आर डिफरेंट पर्सन, इट इज कॉल्ड एज द इनडायरेक्ट टैक्स लॉस। ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि क्या गवर्नमेंट किसी भी मैटर पे लॉ बना सकती है? तो नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन। फिर दूसरा, लॉ बनाएगा कौन? पार्लियामेंट। लॉ को चलाएगा कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने टैक्स लॉ को चलाने का पावर किसको डेलीगेट किया है? फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर ने दो बॉडी बना रखी है, स्टैट्यूटरी बॉडी, उसका नाम क्या है? सीबीडीटी एंड सीबीआईसी। 6 मेंबर, 5 मेंबर एंड ऑफिसर्स की फौज। अच्छा दोस्तों, एक बात और समझ लो, एक बात और बताओ। मान लो कि आपके पास एक नोटिस आता है कि आपने टैक्स नहीं भरा है, आपने टैक्स कम भरा है, प्लीज और टैक्स भर दीजिए। किसी ऑफिसर ने आपको ये मैसेज किया है, या एक मेल भेजा है, लेटर भेजा है से डिप्टी कमिश्नर ने। नाउ नाउ दोस्तों, आप इस डिप्टी कमिश्नर के ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं हो कि हमें और टैक्स भरना है, आपने बोला कि हमें सही टैक्स भरना है, तो दोस्तों आप क्या एक्शन लोगे? आप न्याय चाहोगे कि आपके साथ गलत हुआ है? तो दोस्तों, अगर आपके साथ कुछ लगता है कि गलत हुआ है तो फिर जुडिशियल हायरार्की भी आती है। जुडिशियल हायरार्की भी आती है। तो ये लोग तो गवर्न कर रहे हैं, लेकिन गवर्न करते करते कुछ गलती हो जाए, है ना, आपके साथ कुछ गलत हो जाए, आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को साथ गलत हुआ है, तो आप कहां जाओगे? तो गवर्नमेंट ने क्या कर रखी है, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या दे रखी है, बेसिकली आपको जुडिशियल हायरार्की भी दे रखी है, जिसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। देन टुमारो विल अंडरस्टैंड द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, है ना। अगर आपने कभी सुना होगा इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, तो इन सब के रोल क्या होते हैं, ये सब हम कल जुडिशियल हायरार्की के बारे में समझेंगे। ये मैं इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि बच्चों को पहले दिन से ही क्लियर होना चाहिए कि सर व्हाट इज द रोल ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, है ना, व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट, व्हाट इज द रोल ऑफ पार्लियामेंट, व्हाट इज द रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तब जाकर उसको सब्जेक्ट की जो भी बातें हैं वो ज़्यादा अच्छे से समझ में। तो दोस्तों, दिस वॉज फॉर द डे। बाकी की बातें अपन कल पढ़ते हैं।